MCQ number 1, mathematically, the unit vector is given by option number A, option number B, option number C, and option number D. ठीक है, काफ़ी सिमिलर इनके आंसर हैं एमसीक्यूज़ के। तो यूनिट वेक्टर को हमने अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर को हम एरो कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट वेक्टर को डिवाइड करें हम उसके मैग्नीट्यूड से तो उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो मैग्नीट्यूड डिवाइड हो रहा है वेक्टर क्वांटिटी से, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। और यहाँ पे वेक्टर यूनिट वेक्टर इट्सेल्फ डिवाइड हो रहा है इस मैग्नीट्यूड के, तो ये भी रॉन्ग है। और ये भी रॉन्ग है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर इक्वल है वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। सेकेंड एमसीक्यू पे चलते हैं। The unit vector along y-axis is k, j, I and D ना। ठीक है, x y z, x एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं I से यूनिट वेक्टर को, y में करते हैं j एंड z को करते हैं k से रिप्रेजेंट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है j, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है अलोंग y एक्सिस पे। एमसीक्यू नंबर 3, विच one is a vector quantity? Number A, length. Number B, volume. Number C, velocity. And number D, work. Length, volume and work are scalar quantity and velocity is a vector quantity. Last MCQs, the magnitude of A will be, A का मैग्नीट्यूड A ही होगा 0, ऑप्शन नंबर बी A स्क्वायर, ऑप्शन नंबर C A, ऑप्शन नंबर D 1। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड A का A ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड करने का, सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का हमें नहीं कहा हुआ, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है A का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम कर रहे हैं अब MCQs, अपने रिमेनिंग पार्ट, अपने जो हमारा टॉपिक था वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर के जो MCQs थे उसका पार्ट 2 है ये MCQs का। ठीक है, तो MCQ नंबर 1 है, इफ़ Rx is negative and Ry is positive then the resulting vector lies in the dash coordinate। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ एंड फिफ्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर रिजल्टेंट वेक्टर x नेगेटिव है और Ry इज पॉजिटिव है तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ लाया होगा। ठीक है, तो हम उसके लिए पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं हम एक्स वाई पॉजिटिव वाला। ठीक, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस
ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अपोजिट नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस के अपोजिट नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे कुछ कह रहा है कि अगर आर एक्स नेगेटिव है, यानी आर एक्स नेगेटिव कहाँ है, इधर। ठीक है, और आर वाई इज पॉजिटिव, आर वाई इज पॉजिटिव, यानी कि इन दो के इन बिटवीन जो है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर लाई करता है। ठीक है, तो यानी कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो मैं पार्ट 1 है उसमें बताया था कि थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, एंड दिस सेकंड कोऑर्डिनेट 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, और थर्ड कोऑर्डिनेट 270 डिग्री यानी कि 180 डिग्री प्लस थीटा, एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट 360 डिग्री माइनस थीटा। ये आप वैल्यू याद रख लें। अगर ये चीज़ आप याद रख लें तो आप इस तरह के एमसीक्यूज बहुत इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर दे सकते हैं। यानी इतना जो एरिया है वो 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, तो 90 डिग्री 180 एंड दिस अगेन 90 डिग्री, सो 180 डिग्री प्लस 90 इज 270 डिग्री एंड देन अगेन 90 डिग्री, तो ये कंप्लीट सर्किल हो गया हमारा 360 डिग्री का। ठीक है, तो आर एक्स एंड आर एक्स नेगेटिव एंड आर वाई इज पॉजिटिव, तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ऑप्शन नंबर ए सेकंड क्वाड्रेंट इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगेन एफ, आर एक्स एंड आर वाई बोथ आर नेगेटिव। ठीक है, बोथ आर नेगेटिव, आर एक्स एंड आर वाई बोथ आर नेगेटिव, देन द रिजल्टेंट वेक्टर लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। If Rx is positive and Ry is negative, then the resultant lies in which quadrant? ठीक है, Ry क्या है, Rx है पॉजिटिव और Ry है नेगेटिव। ठीक है, Rx एंड Ry यानी कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारा क्या, रिजल्टेंट वेक्टर। क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 4, इफ Rx and Ry both are positive, then the resultant vector lie in which quadrant? ठीक है, पॉजिटिव x, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्वाड्रेंट किस में कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा रिजल्टेंट वेक्टर लाई कर रहा है। ठीक है, नाउ द फिफ्थ एमसीक्यूज, द वेक्टर इन स्पेस हैज डैश कंपोनेंट। ठीक है, 3D स्पेस वेक्टर किसे कहते हैं, 3 डायमेंशन कंपोनेंट्स को या 3 डायमेंशन वेक्टर्स को। ठीक है, तो अगर 3 डायमेंशन वेक्टर यानी कि स्पेस है तो उसका आंसर भी उसमें 3 कंपोनेंट ही होंगे, यानी कि ठीक है, स्पेस का मतलब 3 डायमेंशन होता है, यानी जिसमें 3 कंपोनेंट्स हो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है हमारा। अगर हमारे पास एमसीक्यू फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है, वेक्टर इन प्लेन हैज डैश कंपोनेंट, तो वेक्टर इन प्लेन का क्या होगा, 2 डायमेंशन होगा, एंड 2 डायमेंशन का आंसर क्या होगा, 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पेस का है तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर 3 है, ऑप्शन नंबर बी। नाउ एमसीक्यू नंबर 6, द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर इक्वल इफ इट्स एंगल विद एक्स एक्सिस इज। ठीक है, हमारा जो मैग्नीट्यूड है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का वो इक्वल होगा कब, जब उसका एंगल एक्स एक्सिस से क्या हो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल कब होंगे वेक्टर के, जब एंगल हमारा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड कब होगा, जब हमारे राइट एंगल जो हैं उनका जो मैग्नीट्यूड्स होंगे वो इक्वल होंगे, तो वो कब इक्वल होंगे, तब हमारा एंगल 45 डिग्री पे होगा। ठीक है, यानी कि हमारा एंगल राइट एंगल के जो है वो इन बिटवीन होगा, यानी कि हाफ होगा राइट एंगल का, तो ही हमारा जो मैग्नीट्यूड्स होंगे वो इक्वल होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 7, इफ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इज अलोंग y एक्सिस, इस कंपोनेंट्स अलोंग x एक्सिस इज 0 न्यूटन,
5 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी 8.66 न्यूटन एंड ऑप्शन नंबर डी 10 न्यूटन। ना क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड जो है वाई एक्सिस पे, ठीक है, जो वेक्टर मैग्नीट्यूड है, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, इसमें जो वाई एक्सिस है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 10 न्यूटन और वाई एक्सिस का हमें मालूम नहीं है, ठीक है, और एंगल क्या है, राइट एंगल है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई एंगल उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो हम राइट एंगल ही कंसिडर करेंगे विच इज 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री में जब हम करेंगे हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए ए एक्स चाहिए, हमें ए एक्स फाइंड करने का है। तो ए एक्स का फॉर्मूला क्या है, रेक्टेंगुलर एक्स कंपोनेंट का ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है। ए क्या है 10 न्यूटन और कॉस थीटा है हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। तो बाय यूजिंग कैलकुलेटर हम पहले कॉस निकालेंगे, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री इज 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 0 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 8, इफ a plus b modulus is equal to modulus a minus b, then the angle between a and b is, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं एंगल बिटवीन a और b क्या है, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस a, ठीक है, उन्होंने ये हमें इन्फॉर्मेशन दी है। अब इसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे और अकॉर्डिंग बाय द फॉर्मूला हम इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बाय माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक। इसको हम कैंसिल कर देंगे यहीं पर और हमारे पास जो आंसर होगा वो है 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4ab हमने माइनस को जब हमने इक्वल टू की तरह शिफ्ट किया तो ये प्लस और प्लस 4ab हो गए, ठीक है, और cos थीटा इज इक्वल टू 0। 4ab हमारा जो है वो नॉन जीरो है, इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। 4ab क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास अब क्या बचा, cos थीटा इज इक्वल टू 0 और cos 0 जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू cos 90, ठीक है, और cos 90 इक्वल होता है cos 0 इक्वल होता है 90 डिग्री के। ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री हमारा सही आंसर है, ठीक है। नाउ एमसीक्यू नंबर 9, द एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 0 डिग्री, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जो वेक्टर्स होते हैं उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री ही होता है, ठीक है। ये वाला जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है इसमें जो एंगल बन रहा है एक्स और वाई के इन बिटवीन, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बना रही हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हमारा आंसर है। Now the magnitude of a vector A is equal to ax minus ay is ax स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस ब्रैकेट माइनस ay स्क्वायर, बी ऑप्शन बी ए स्क्वायर ए एक्स होल स्क्वायर माइनस ay होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी ए एक्स होल स्क्वायर प्लस
AY होल स्क्वायर, एंड ऑप्शन नंबर डी AX स्क्वायर माइनस पॉजिटिव AY स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। सही है। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करते हैं? मैग्नीट्यूड हम ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है, अगर a प्लस बी है तो a इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? AX स्क्वायर माइनस AY स्क्वायर। ठीक है, अगर माइनस जनरल फॉर्मूला जो है मैग्नीट्यूड का वो ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या आया? मैग्नीट्यूड आ गया। लेकिन अब हमसे वो जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो AX पॉजिटिव है और AY जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा। फॉर्मूले में अगर प्लस है तो प्लस सेम रहेगा, लेकिन इससे AY की वैल्यू क्या होगी? माइनस होगी। ठीक है, और इस पे स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस में जो चीज मैच कर रही है और जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि AX स्क्वायर, ठीक है, प्लस फॉर्मूले का साइन और माइनस वैल्यू का साइन है माइनस AY होल स्क्वायर और अंडर रूट से। ये बाकी कोई चीज मैच नहीं कर रही है, बाकी चीजें गलत है। इसमें अंडर रूट नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला का प्लस हटा के माइनस आ गया, ये भी गलत है आंसर, और ये भी रॉन्ग है हमारा। ठीक है, इसमें जो है वो इसमें भी अंडर रूट नहीं है और यहाँ पे वैल्यू का माइनस नहीं है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन डी में भी यही सेम कंडीशन है कि अंडर रूट है, मगर वैल्यू का एज इट इज इन्होंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया और फॉर्मूले का जो बेसिक था प्लस वो रिमूव हो गया। लेकिन करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, नंबर 11 MCQs, द रिजल्टेंट ऑफ two forces 3 Newton and 40 Newton acting parallel to each other is। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि दो रिजल्टेंट फोर्सेस हैं। ठीक है, एक है 30 न्यूटन, ठीक है, और दूसरी है 40 न्यूटन, और वो क्या है? पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक है 30 न्यूटन और दूसरी है 40 न्यूटन। अब इनका रिजल्टेंट इनका क्या होगा? ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? तो 30 प्लस 40 होगा 70। ठीक है, 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70 न्यूटन। 30 न्यूटन प्लस 40 न्यूटन इज इक्वल टू 70 न्यूटन। ठीक है, लेकिन इस बात का आपने बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे वो आपसे कहे कि दे आर पैरेलल हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो साइन है वो अपोजिट्स हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये नेगेटिव जो है नेगेटिव में, एक फोर्स नेगेटिव में है। ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी कि हमें नहीं पता। अगर वो मेंशन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर वो मेंशन नहीं कर रहे, ठीक है, तो इसमें हम कंसीडर करेंगे कि मे बी 30 न्यूटन वाली फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन क्या हो? इनवर्स हो। ठीक है, तो हम -30 करेंगे और प्लस क्या होगा? 40। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आंसर होगा? +10 न्यूटन। ठीक है, और अगर हमें ये मालूम इंफॉर्मेशन हो कि जो 40 न्यूटन है वो इनवर्स है और 30 न्यूटन का साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो मीन्स +30 न्यूटन -40 न्यूटन इज इक्वल टू -10 न्यूटन। ठीक है, तो अभी हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सिंपल 70 न्यूटन हमारा करेक्ट आंसर होगा। MCQ number 12, the resultant of two forces 3 Newton and 4 Newton acting at right angle to each other is। ठीक है, अभी रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहे हैं 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के, जो कि वो राइट एंगल ट्रायंगल पे एक वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स R इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 होल स्क्वायर। ठीक है, R1 की वैल्यू है 3 न्यूटन, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हुआ हमारे पास 9 और 4 का 16 इज 12 प्लस 9 25 और 25 होता है 5। ठीक है, और यानी कि 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन हमारे पास ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। ठीक है,
MCQ number 13. The resultant of two forces 5 Newton and 12 Newton making an angle of 90 degree with each other is, ठीक है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी राइट एंगल था, मीन्स 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री था। सिर्फ एंगल सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमें इसका रिजल्टेंट फोर्स मालूम करने की, यानी कि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है हमें 5 न्यूटन का और 12 न्यूटन, यानी कि ए और बी हमें दिया हुआ है रिजल्टेंट फोर्स। सेम इसी प्रोसेस से होगा, 5 न्यूटन 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 5 का होगा 25 और 12 का हुआ 144। प्लस 25 9 6 1 169 हमारा जो अंडर रूट है वो 13 का है, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 13 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी 13 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर आर 3i प्लस 6j प्लस 2k यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमसे मैग्नीट्यूड ही पूछ रहे हैं, सेम हमने पोजीशन वेक्टर में किया था कि r इज इक्वल टू दिस, सो r वेक्टर i को जब i से हम लेंगे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। j इंटू जे 1, k इंटू के 1 डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे अभी। 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 6 9 प्लस 6 36 एंड दिस 4, ठीक है। सम प्लस कर लेते हैं, 36 9 एंड 4 इज 13 9 एंड 4, ठीक है। क्या आया 49 सॉरी, ठीक है। 49 क्या होता है, 7 7 तो 49, तो हमारे पास आंसर क्या आया 7 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी 7 न्यूटन करेक्ट आंसर। नाउ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर इज, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही बात है जो हमने यहाँ पे अभी की थी MCQ नंबर 11 में, कि दो फोर्सेस थी, पैरेलल थी, 3 30 एंड 40, यहाँ पे 3 एंड 4 है, तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 न्यूटन, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर है 7 न्यूटन। अब MCQ नंबर 16, इफ बोथ कंपोनेंट्स Rx एंड Ry ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R आर नेगेटिव, ठीक है। अगर दोनों कंपोनेंट्स Rx एंड Ry रिजल्टेंट वेक्टर आर नेगेटिव, अगर दोनों वेक्टर Rx भी नेगेटिव है और Ry भी नेगेटिव है, ठीक है, तो उनका विद एक्स एक्सिस, ठीक है, तो उनका थीटा क्या होगा, ठीक है, उनका एंगल क्या होगा। अब यहाँ पे हमसे जो ऑप्शन है वो है थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, ठीक है, यानी कि एंगल 270 डिग्री होगा। ऑप्शन बी 180 डिग्री इज लेस देन थीटा और ग्रेटर देन 270 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा और लेस देन 270 डिग्री। एंड ऑप्शन नंबर डी थीटा इज लेस देन इक्वल टू 270 डिग्री, ठीक है। मैंने यहाँ पे इक्वल कहा, इक्वल का साइन नहीं है, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ लेस देन आएगा, ठीक है। अब आप देखें कि ये वाला जो एंगल, यहाँ वाला जो क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, इस ये होता है 180 डिग्री टू 270 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि थीटा 270 डिग्री होगा, ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू एक्स तो नहीं होगा, विद द एक्स एक्सिस तो नहीं होगा, विद एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस से 270 तक वो पूछ रहे हैं, तो थीटा 270 का जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी
180 डिग्री से कम हो, लेस देन 180 डिग्री, तो लेस देन 180 डिग्री तो नहीं हो सकता, ठीक है, सॉरी 180 डिग्री से कम हो, ठीक है, थीटा, और किससे ज्यादा हो, 270 डिग्री से ज्यादा हो। तो अगर 270 डिग्री से ज्यादा होगा तो मीन्स वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 180 डिग्री हो से लेस देन थीटा हो और लेस देन 270 डिग्री हो, ठीक है, यानी कि ये लेस देन 270 डिग्री हो, तो ये मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है कि थीटा जो है वो तो इक्वल हो या फिर लेस देन, वो कम हो 270 डिग्री से या फिर 270 डिग्री के बराबर हो, ठीक है। तो हमारा जो सुइटेबल आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि जो थर्ड क्वाड्रेंट का जो एंगल है, रिजल्टेंट जो एंगल हमारा हमें मिल रहा है वो 180 डिग्री लेस देन थीटा, यानी कि 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, और वो लेस देन किससे हो, 270 डिग्री से भी लेस देन हो, ठीक है, यानी कि इन दोनों के इन बिटवीन हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो लाई करे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 17, MCQ number 17 is a magnitude of resultant vector of 6 Newton and 8 Newton which are perpendicular to each other is 40 Newton, 9 Newton, 20 Newton and 2 Newton, ठीक है। A is equal to A square, A1 square plus same A2 square, 6 square plus A2 square, 6 square is equal to 36 and 8 square is equal to 64. 64 plus 36 is 0 and 100, ठीक है, and 100 जो स्क्वायर रूट है वो है 10 न्यूटन का, ठीक है। 100 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 10 न्यूटन। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्स हुज सम विल बी 0 आर, ठीक है, यानी कि कितनी जो है कम से कम, यानी कि अगर हम वेक्टर लें हम, ठीक है, तो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो कम से कम हम 2 वेक्टर ऐड करते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हमने एक वेक्टर को ऐड कर लिया, कम से कम 2 चीजें ऐड होंगी ना, मिनिमम कितनी चीजें ऐड होंगी, इक्वल। अब उसका चाहे वो रिजल्ट 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 0 हो, ठीक है, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस जो ऐड हो सकती हैं वो कितनी है, 2। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो कितना, क्या होगा, 2 आंसर, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय, ठीक है, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल एंड 4 एंगल। तो स्पेस में कितने डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन, यानी कि 3 एंगल होते हैं, एक्स वाई जेड, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। स्पेस में जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, वाई को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, और जेड एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा से, ठीक है। तो यानी कि 3 एंगल्स होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 3 एंगल्स इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 20, इफ ए इज इक्वल टू 2i यूनिट प्लस j यूनिट प्लस 2k यूनिट वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 0, 3, 5 एंड 9, ठीक है। सिमिलरली हमें मैग्नीट्यूड ही हम निकाल रहे हैं कब से, तो अभी भी हम मैग्नीट्यूड ही लेंगे। 2 स्क्वायर प्लस j मीन्स 1, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक। फोर प्लस 1 प्लस 4, आंसर इज 9 एंड 9 हमारे पास हुआ 3, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन में 3 है या नहीं, यस 3 है हमारे पास। ऑप्शन नंबर बी 3 मैग्नीट्यूड इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 20, एमसीक्यू नंबर 21, इफ बी वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i
plus 5k, then its magnitude will be vector b is equal to 4 square plus 5 square, 4, 16 plus 25, 16 plus 25, 16 and 11 और 3, 4, 41. 41 किसी का नहीं, 49 7 का होता है और 6 का होता है 36. ठीक है, तो 41 किसी का नहीं है. 41 हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर बी 41 करेक्ट आंसर. MCQ नंबर 22. A plus B is equal to B plus A. This shows that vector addition is. फर्स्ट वीडियो जो हमारी थी इस टॉपिक चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2 की, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर a प्लस बी हो, यानी कि एडिशन ऑफ अ वेक्टर में a प्लस बी हो तो इक्वल होता है b प्लस ए के. ठीक है, इसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ अ वेक्टर. लेकिन उसका सेकंड नाम मैंने आपको बताया था, उसका सेकंड नाम था कम्युलेटिव फैक्टर. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कम्युलेटिव. MCQ नंबर 23. Two vectors to be combined have magnitude 60 Newton and 35 Newtons. The correct answer will be 60 and 35. 60 square plus 35 square, 66, 636 and 00. ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो इसे हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं. 35 स्क्वायर, 1225 प्लस 3600, 4825. 4825 is equal to 69.46. ठीक है, एंड 69.46 को अगर हम देखें कि ये प्रिसाइज कर रहा है, हमारे किस ऑप्शन से अगर कर सके प्रिसाइज 70 न्यूटन. ठीक है, 70 न्यूटन से के करीब तरीन है. ठीक है, 69 है, अगर 68 होता तो फिर हम कहते, लेकिन ये बहुत करीब तरीन हमारा आंसर है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा 70 न्यूटन ही होगा. ठीक है, अब MCQ नंबर 24. द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन एट एन एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर आर. थर्टी स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, 30 is equal to 900 again and 1600. ठीक है, इसको हम प्लस कर लेते हैं. 900 प्लस 1600, 25 एंड 25 आई थिंक 50 का होगा. यस, 50 न्यूटन. ऑप्शन नंबर बी 50 न्यूटन करेक्ट आंसर. MCQ number 25. The sum of two perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton is. ये आई थिंक कर चुके हैं हम पहले. 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36. यस, ये हमने किया हुआ है पहले. इसका आंसर होगा 10 न्यूटन. ठीक है, ये हमारे पास सम आएगा 100 और 100 का होगा 10 न्यूटन. इफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग x एक्सिस, देन इट्स कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस इज. ठीक, हमें y एक्सिस के कंपोनेंट चाहिए, तो ए वाई इज इक्वल टू a
साइन थीटा, ए इज 10 न्यूटन एंड साइन 90 डिग्री है, ठीक है। साइन 90 इज इक्वल टू 1, 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है, 10 न्यूटन। तो ये थे हमारे MCQs। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपकी कोई आपकी राय हो तो आप ज़रूर हमें बता सकते हैं कि क्या मैं इसको बेहतर कर सकती हूँ, किस तरह से। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी चलते हैं इस टॉपिक के MCQs की तरफ। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई या मैं सही समझा नहीं पाई तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और पूछ सकते हैं मुझे। अगर मैंने कोई मिस्टेक की तो आप मुझे ज़रूर मेंशन कर सकते हैं कि मैंने क्या मिस्टेक की, ठीक है। अभी चलते हैं हमारे MCQs की तरफ। MCQ नंबर 1, डॉट प्रोडक्ट of vector with itself is, ठीक है। ऑप्शन नंबर A 0, ऑप्शन नंबर B 2A, ऑप्शन नंबर C A स्क्वायर एंड ऑप्शन नंबर D A, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का इटसेल्फ किसके इक्वल होगा? मैंने अभी आपको बताया था कि वेक्टर अगर इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो तो उसकी वो किस चीज के इक्वल होता है? वो मैक्सिमम तो होता है, लेकिन देखें वेक्टर ए जब हम i इंटू आई को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? आई स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर। लेकिन हमने आई स्क्वायर को 1 लिया है, क्यों? क्योंकि आई एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है 1, ठीक है। 1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1, ठीक है। 1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1, ठीक है। जब आई इंटू आई मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें आंसर मिल रहा है आई स्क्वायर और कॉस 0 हमें दे रहा है 1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर लिया 1 एंड 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 1 एंड 1 इज द मैक्सिमम, ठीक है। अब हमसे MCQs में वो कह रहे हैं कि विद इटसेल्फ, ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन ऑप्शन में उन्होंने 2a स्क्वायर a दिया है, ठीक है। लेकिन हम करेक्ट आंसर लगाएंगे a स्क्वायर पे, ठीक है, क्योंकि जब हम इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर a स्क्वायर आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आई स्क्वायर हमें मिल रहा था, सिमिलरली यहाँ पे हमें a स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। MCQ नंबर 2, इफ 2 वेक्टर्स 2 non-zero A and B are parallel to each other, then option number A dot B इज इक्वल टू 0। ये सेम वही बात है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 में बताई। A डॉट B इज इक्वल टू AB, ऑप्शन नंबर C A इंटू B, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB एंड ऑप्शन नंबर D A क्रॉस B इज इक्वल टू A डॉट B, ठीक है, इक्वल टू A डॉट B। अब देखें जब पैरेलल होंगे तो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम यानी कि 1, ठीक है। 1 या जो भी आपके पास है ए बी है तो ए बी आएगा, ठीक है। तो A इंटू बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो नहीं है, मैक्सिमम तो नहीं है, तो ये मिनिमम है आंसर हमारे पास। अब सेकंड हमारे पास ये A इंटू बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। यानी कि जब हमने डॉट प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई किया पैरेलल में
तो हमें आंसर मिला ए बी, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन हम आगे वाले ऑप्शन में चेक करते हैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें कंफ्यूज करने के लिए आंसर सेम है लेकिन यहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें नहीं कह रहा है, ठीक है। हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं डॉट प्रोडक्ट के हवाले से, तो हमें डॉट प्रोडक्ट लिखना है कि डॉट प्रोडक्ट है भी, क्रॉस लगाया हुआ है, ठीक है, फॉर कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन हम ऐसे ऑप्शंस पे आंसर नहीं लगाएंगे, ना टिक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा आंसर नंबर बी है, विच इज ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। कब? जब वो पैरेलल होंगे। अगर वो परपेंडिकुलर के हैं तो आप फिर इस ऑप्शन नंबर ए के ऊपर टिक करेंगे आंसर। MCQ number 3, if the magnitude of A dot B is equal to half A dot B, AB, then the angle between them is option number A 30 degree, option number B 45 degree, option number C 60 degree and option number D 90 degree, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अगर दो वेक्टर का मैक्सिमम है तो वो है पैरेलल पे और मिनिमम है 90 डिग्री पे, तो यानी कि 0 से 90 डिग्री के इन बिटवीन है हमारे पास जो एंगल है वो हाफ हमें देंगे, ठीक है। तो 90 हमें देगा 0, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। हम पहले 30 डिग्री देख लेते हैं, ठीक है। तो cos 30 हमारे पास है 0.86 के इक्वल, ठीक है। cos 30 इसके इक्वल है 0.86 के। अब हम cos 45 चेक करते हैं। cos 45 है 0.707 के, ठीक है। एंड cos 60 है हमारे पास हाफ के इक्वल, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है हाफ 60 डिग्री, हाफ हमें देगा, हाफ मैग्नीट्यूड, वो हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। नाउ MCQ नंबर 4, इफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स with magnitude 12 and 4 is 60 degree, then their scalar product is option number A 6, option number B 12, option number C 24, option number D none of these, ठीक है। सॉल्व करते हैं बाय फॉर्मूला। A 12 into 4 cos 60, 12 into 4 is 48 and cos 60 अभी हमने मालूम किया हाफ होता है, ठीक है। डिवाइड बाय 2, देन 2 एंड 4, 24, ठीक है। 24 ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास। MCQ नंबर 5, the scalar product of two vectors is maximum when they are option number A parallel, option number B perpendicular, ये तो आपको पता ही होगा क्या है।
पैरेलल होंगे तो ही उनका जो मैग्नीट्यूड, उनका जो प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट, वो मैक्सिमम होगा। ऑप्शन नंबर सी एंटी पैरेलल, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारे पास आंसर। एमसीक्यू नंबर 6, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी ऑन ए, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर होगा, अभी मैंने आपको इस बारे में बताया था, बी ऑन ए। एमसीक्यू नंबर ए कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर बी साइन थीटा, ऑप्शन नंबर सी ए साइन थीटा, ऑप्शन नंबर डी बी कॉस थीटा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ए की बी की ऑन ए पे, ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर ए, जब बी की ए पे कह रहे हो तो वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस पर होगा और बी जो है वो वाई एक्सिस पर होगा। बी कॉस थीटा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 7, if force is equal to 2I plus 3J Newton and displacement 4I plus 4J meter, then work done will be, option number A 13 joule, option number B 18 joule, option number C 20 joule, and option number D 24। ठीक है, अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, फॉर्मूले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। एफ इंटू टी करना है हमें, एफ इंटू डी, तो इट्स 2I प्लस 3J 4I प्लस 4J, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, 2 4s are 8I, ठीक है, 8I स्क्वायर, तो हमें मिला क्या 1, ठीक है, तो हम आई मेंशन नहीं कर रहे, ठीक है, देन प्लस क्योंकि 2 बी प्लस का है और 4 भी प्लस का है, तो 2 4s are 8, लेकिन आई इंटू जे अपोजिट हैं, ठीक है, दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरे नंबर डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा 0 प्लस 3 इंटू 4 0, जे इंटू आई 0 प्लस 3 4s are 12, ठीक। Now 8 plus 12 is equal to 20 and option number C 20 is the correct answer। MCQ number 8, सेम एग्जाम्पल है बस थोड़ी वैल्यू डिफरेंट है, इज द लास्ट MCQs। इसके बाद हम वीडियो क्लोज करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है वीडियो का। इफ F इज इक्वल टू 2I plus 4J Newton and D is equal to 5I plus 2J, work done will be, ये आप लोग होमवर्क है आप लोगों का, आप लोग मुझे आंसर देंगे कमेंट में।
15 जूल, ऑप्शन नंबर बी। 18 जूल, ऑप्शन नंबर सी। 0 एंड नंबर डी -18 जूल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है आप मुझे बताएंगे कमेंट्स करके कि क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, वर्क डन क्या फाइंड होगा हमारे पास। और हम वीडियो क्लोज करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के एमसीक्यूज़ में किसी वजह से उस वीडियो में कंटिन्यू नहीं कर सकी थी, लेकिन इस वीडियो में हम वेक्टर प्रोडक्ट्स और क्रॉस प्रोडक्ट के एमसीक्यूज़ करते हैं। MCQ number 1, both the dot and cross product of two vectors A and B is 0 when, ठीक है, A and B are parallel to each other. Option number B. Option number B, A and B are antiparallel. Option number C, A and B are perpendicular. And option number D, either the vector is 0। ठीक है, तो इस MCQ में हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स में क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट्स में A और B 0 कब होंगे। ठीक है, यानी कि जब अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें, डॉट प्रोडक्ट में जो वेक्टर है वो 0 कब होता है, जब वो परपेंडिकुलर हो। ठीक है, और जब हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, इसके इन्वर्स होता है, यानी कि परपेंडिकुलर में मैक्सिमम होगा और पैरेलल में जो है वो मिनिमम होगा, यानी कि 0 होगा। तो यानी कि बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम ऑप्शन नंबर डी को कंसीडर करेंगे, यानी कि अगर कोई भी एक वेक्टर 0 हुआ, जैसे ए की वैल्यू अगर 0 हुई तो सारा वेक्टर ही वो 0 होगा, क्योंकि जब वो मल्टीप्लाई होंगे तो वो हमें 0 आंसर देंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन MCQ नंबर 2, द क्रॉस प्रोडक्ट्स of K into J is equal to number 1 J, number B minus J, number C minus J, minus K, एंड ऑप्शन नंबर डी -R। ठीक है, इसको ये रिमेंबर करने के लिए बहुत इजी वे है कि आप जो है एक इस तरह से 3D बनाएं। ठीक है, इसमें I
जे और के कर लें, ठीक है। जब आई को जे से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा के, और के जे को जब के से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा आई, ठीक है। और जब के को आई से करेंगे तो आंसर आएगा जे। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं के को जब जे से कर रहे हैं, यानी कि इन्वर्स कर रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है। जब क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आंसर आएगा माइनस के, ठीक है। हर चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगर पेपर में भी आपके साथ ऐसा हो तो आप ज़रूर ये वाला चीज़ याद रखें कि एंटी क्लॉकवाइज जब जा रहा है तो चीज़ पॉजिटिव मिलेंगी, और जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमें नेगेटिव मिलेगा आंसर। MCQ नंबर 3, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B is 0, 1, A, and option number D 0, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। कैसे कि जब हम सिमिलर अगर हम पैरेलल जाएंगे, यानी कि अगर हम a इंटू ए लेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा, यानी कि हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पैरेलल में अगर हम i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। और साइन 0 जो होता है वो 0 होता है। लेकिन हम अगर i को j से कर रहे हैं, यानी कि i और j क्या है, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ठीक है। अगर हम परपेंडिकुलर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a i इंटू जे 1 होता है, ठीक है। k होता है, ठीक है। k की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। सिमिलरली a इंटू बी एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। जब दो यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट में तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। सिमिलरली हमारे पास MCQs ऐसा भी हो सकता है कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ a इंटू ए या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ b इंटू बी, तो हमारा आंसर क्या होगा, 0, ठीक है। MCQ नंबर 4, the magnitude of vector product of two non-zero vectors A and B making an angle 0 with each other is AB sin theta, option number B A plus B sin theta, option number D AB cos theta, and option number D AB, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब दो नॉन ज़ीरो वेक्टर जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है और उनका क्रॉस रिमूव किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, साइन थीटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जिसमें ए बी साइन थीटा है इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ ये जो ए बी कॉस थीटा मिलेगा ये हमें कब मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। और ए प्लस बी और ए बी ऐसा कोई आंसर नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो जब वेक्टर प्रोडक्ट की बात हो तो ऑप्शन नंबर ए बी साइन थीटा हमें मिलेगा एंगल के बाद। MCQ नंबर 5, the magnitude of dot and cross product of two vectors are equal when angle between them is option number A
ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 270 डिग्री एंड ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री। ठीक, इसे हम बाय यूजिंग कैलकुलेटर हम देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट और कॉस्ट, डॉट प्रोडक्ट में हम लगेगा कॉस थीटा लगाएंगे और साइन वेक्टर प्रोडक्ट में हम लगाएंगे साइन थीटा। ठीक है, तो इन फोर्स एंगल को हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे 90 का हमें मालूम है, ज़रूरत नहीं है 90 की। डॉट प्रोडक्ट में 90 जो होता है वो यानी कॉस थीटा होता है 0 और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा 90 होगा हमारे पास, साइन 90 डिग्री होगा हमारे पास 1। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है एक दूसरे के। अब 45 चेक करते हैं, साइन 45 हमारे पास आंसर आया 0.707। ठीक है, अब कॉस 45 हम लेते हैं, कॉस 45 भी हमारे पास सेम आया। ठीक है, लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी चेक करेंगे हम। साइन 270 -1 कॉस 270 0। ठीक है, और 0 का भी हमें पता है कि साइन 0 होता है 0 और कॉस 0 होता है 1। ठीक है, तो ये दोनों तो अपोजिट हैं एक दूसरे के। इसमें 0 और एक -1 आ रहा है। सेम आंसर जो हमें मिला है, इक्वल आंसर वो मिला है 45 डिग्री पे। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का जो एंगल है वो सेम होगा। कब इक्वल होंगे, कब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, जब उनका एंगल दोनों का 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। मैंने एमसीक्यूज कम सेलेक्ट किए हैं, लेकिन जब फाइनल हमारी वीडियो होगी, जो टॉपिक चैप्टर एंड होने पर होगी, उसमें मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा एमसीक्यूज लिखूँ। ठीक है, और ज़्यादा आपको डिलीवर करूँ एमसीक्यूज। फिलहाल इतने ही टॉपिक रिलेटेड काफ़ी हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको कुछ समझ ना आई हो तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। एमसीक्यूज MCQ number 1, torque acting on a body determines its linear acceleration. Number B, impulse. Number C, angular acceleration. And number D, linear momentum। ठीक है, तो टॉर्क जब किसी भी बॉडी पे अप्लाई करें तो उस पर वो क्या करता है, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा करेक्ट आंसर है। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिटरमाइन इट्स, ठीक है, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क can be found by head to tail rule. Option number B, right hand rule. Option number C, left hand rule. And option number D, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो डायरेक्शन टॉर्क की हम राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। MCQ नंबर 3, टॉर्क ऑफ फोर्स इज गिवन बाय टॉ इज इक्वल टू R into F
it has maximum value when R and F are at angle of 90 degree, 0 degree, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? टॉर्क मैक्सिमम होता है जब वो परपेंडिकुलर हो, यानी कि 90 डिग्री पे हो। एमसीक्यू नंबर 4, इफ द पोजीशन वेक्टर R and F are in सेम डायरेक्शन यानी कि पैरेलल, तो हमारा टॉर्क क्या होगा? मिनिमम होगा, यानी कि 0 होगा। देन टॉर्क विल बी मैक्सिमम minimum positive and negative। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मिनिमम इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 5, द टर्निंग इफेक्ट of force is torque, option number B acceleration, option number C velocity, and option number D momentum। Turning effect of force is called torque। The direction of torque is option number A, along with position vector, or option number B, parallel to the plane containing R and F, containing R and F। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हम यहाँ लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लास्ट एमसीक्यूज है। along the force F, and option number D, perpendicular to the plane containing R and F। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी टॉर्क की कि अगर वेक्टर R जो है, यानी कि जो वेक्टर R की पोजीशन है उस डायरेक्शन में टॉर्क की डायरेक्शन होगी, या फिर पैरेलल होगी टू द प्लेन। तो पैरेलल पे तो जो 0 होगा हमारा, ठीक है, और वेक्टर की पोजीशन में भी हमारा टॉर्क 0 होगा। यानी कि अगर उसी डायरेक्शन की हम बात करें ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग, तो वो भी हमारा आंसर करेक्ट नहीं होगा, यानी कि वो भी टॉर्क की डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अब अलोंग द फोर्स करें, अब फोर्स हम हम पैरेलल भी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा कि फोर्स की अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो फोर्स तो हम पैरेलल भी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी टॉर्क की डायरेक्शन नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। ठीक है, यानी कि जो हमारा प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, अगर हमारा ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर होगा तो ही वो टॉर्क की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है।
तो ये था हमारा टॉपिक और मुझे यकीन है कि आपको समझ आया हो। पर आपको समझ नहीं आया कोई भी चीज़ तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ दी एमसीक्यूज इतने ज़्यादा नहीं है, इसके 3-4 ही हैं मुश्किल से। द फर्स्ट कंडीशन of equilibrium implies as summation f is equal to 0, option number B, summation fx is equal to 0, option number C, summation fy is equal to 0, and summation D, summation fx ठीक। तो फर्स्ट कंडीशन इम्प्लाई होती है, ठीक है, समीशन एफ जब फोर्सेस जो हैं, टोटल फोर्सेस जो हैं वो 0 हों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा आंसर। एमसीक्यू नंबर 2, a body is in static equilibrium only when it is, option number A, at rest, option number B, moving with variable velocity. Variable means changeable velocity. Option number C, moving with uniform acceleration. And option number D, moving with uniform velocity. So the body is in a state of static equilibrium when it is at rest, ठीक है। ऑप्शन नंबर MCQ नंबर 3, a body will be in translation equilibrium if, option number A, f tau is equal to 0, option number B, summation f is equal to 0, summation p is equal to 0, and option number D, summation fx is equal to 0. So ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम कब होगा? जब फोर्सेस जो हैं वो ऑल दी फोर्सेस 0 होंगी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली हम एमसीक्यूज ऐसा कर सकते हैं कि अ बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इफ, ऑप्शन नंबर ए, टॉ इज इक्वल टू 0, ठीक है। एमसीक्यूज ये भी हो सकता है। और एमसीक्यूज ये भी हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल आए कि सीडी, रोटेशनल सीडी, और उसमें आपको बताएं, आपको पूछें कि ये किसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि ये जो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सीडी मूव कर रही है, ठीक है, तो ये डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है, ठीक है। वो आपसे एग्जांपल्स भी इस तरह से पूछ सकते हैं जब हमारा जो एग्जामिनर है, ठीक है, या फिर वो पैराट्रूपर, या इस तरह की कोई ऐसी एग्जांपल जिसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही हो, ठीक है, यानी कि उसका जो मोशन हो वो ट्रांसलेटरी मोशन हो, तो उसमें वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि ये किस चीज़ की एग्जांपल है। तो आप बता सकते हैं कि ये डायनेमिक ट्रांसलेशनरी मोशन है, ठीक है, या फिर सिंपल आप डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है।
और इसी तरह अगर वो पूछें कि ऑल दी टॉक जो है वो ज़ीरो है, तो वो उसकी एग्जाम्पल क्या है। अगर आपको लगे कि हाँ ये सुइटेबल एग्जाम्पल है जो रिलेट कर रही है और सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन को, तो आप उस पर भी उस पर भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली आप जो हमारे जो ऑब्जेक्ट की थी कि वो रेस्ट पे है ऑल दी फोर्सेस, तो वो भी अब बस आपको मेन चीज़ याद रखनी है वो ये कि अगर बॉडी पे फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और वो ज़ीरो हैं तो इट्स मीन्स इज अ ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है। और अगर वही ट्रांसलेशन मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो एग्जांपल होगी डायनामिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के। ठीक है। और अगर टॉर्क जो है वो ज़ीरो है और बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है चाहिए, तो ये हमारी आ गई कि हमारी वो टॉर्क उस पर ज़ीरो है, ऑल दी टॉर्क ज़ीरो है। लेकिन अगर बॉडी रोटेशन यानी कि वो रोटेशन मोशन भी होगा, और अगर बॉडी रोटेशन मोशन में पे मूव है और वो इक्विलिब्रियम या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है या ठीक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो क्या होगी, वो एग्जांपल होगी डायनेमिक रोटेशनल मोशन इक्विलिब्रियम की। ठीक है। तो ये आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज इसी तरह से रिलेटेड आएंगे और आपको बस उस पर अगर आपको की पॉइंट्स याद हो गए तो एमसीक्यू पे आप इजीली करेक्ट आंसर पे टिक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक और टॉपिक भी कंप्लीट हुआ और चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ यहाँ पे, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और अगर कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरा यूट्यूब और फेसबुक पे मुझे ज़रूर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।